हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर डिस्कशन सेशंस। आज के सेशंस में हम नीट के लॉज ऑफ मोशंस पार्ट का पेपर डिस्कशन करेंगे। एंड ये सेशन रियली नीट के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सेशन का जो मेन मकसद है कि हम क्विकली विथ एक्यूरेसी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर बेस्ड ये सेशन होगा। और आज के सेशंस में नीट का लॉज ऑफ मोशंस का पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, देखिए पहला क्वेश्चन, 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स ए वॉल विद ए वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the wall and reflects at the same angle if it remains in contact with the wall for 0.1 second, then the force exerted on the wall is। अब अगर देखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर डिस्कशंस में ये कर चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अगर उसी के बेसिस पर देखें तो आपको इस क्वेश्चंस में कह रहा है कि यहाँ पर ये सपोज करिए आपका एक वॉल है एंड सपोज करिए कि एक मास v वेलोसिटी से वॉल को स्ट्राइक कर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा एंड वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, सेम वेलोसिटी से। तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंड ये v हमने वेलोसिटी लिया है। यहाँ पर m की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है 1 kg एंड वेलोसिटी की भी वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड्स। इसके बेसिस पर अब अगर देखें यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखें तो इनिशियली बिफोर स्ट्राइकिंग इस डायरेक्शंस में एम भी cos 30 और इस डायरेक्शंस में एम भी sin 30। एंड आफ्टर कॉलिजन अगर देखें तो आफ्टर कॉलिजन्स अगर देखें तो इस डायरेक्शंस में इसकी कंपोनेंट निकाल रहे हैं हम। तो ये इस डायरेक्शंस में, सॉरी डायरेक्शंस उल्टा हो गया, ये इस डायरेक्शंस में है। ये इस डायरेक्शंस में एम भी sin 30 एंड इस डायरेक्शंस में एम भी cos 30। तो अगर देखेंगे तो वॉल के अलोंग जो कंपोनेंट है मोमेंटम का, वो इनिशियल एंड फाइनल सेम है। इसीलिए इस डायरेक्शंस में चेंज इन मोमेंटम यानी कि वाई डायरेक्शंस में अगर आप कह सकते हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शंस विल बी इक्वल टू 0 एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन जो है ये दोनों अपोजिट है। तो ये आपका 2 mv cos 30 हो गया। अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, फाइनल में से इसको माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसलिए ऐड हो जाएगा। तो ये आपका 2 मास 1 है, वेलोसिटी भी 1 है एंड मल्टीप्लाइड बाय √3/2 आ गया। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज √3 एंड वाई डायरेक्शन में चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 है, इसलिए टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम यही हो गया। तो टोटल नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम आपका √3 आ गया एंड टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 0.1 सेकेंड। तो फोर्स अगर हम देखें तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम उसकी वैल्यू √3 निकाले हैं एंड डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये 10√3 आ जाएगा। ये 10√3 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए आप, ये कह रहा है कि एक मास 1 kg की 1 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री विद द वॉल आ रहा है एंड सेम एंगल पर कोलाइड कर रहा है। तो अगर आप इनिशियल मोमेंटम को देखें और फाइनल मोमेंटम को देखें तो इस डायरेक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, इसीलिए इस डायरेक्शंस में 0 है एंड ये अपोजिट डायरेक्शंस में इसीलिए ऐड हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम को निकालना है और उसको टाइम से डिवाइड करना है, ये फोर्स निकालना है। मेरे ख्याल से ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, A truck is stationary and has a bob suspended by a light string in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with an acceleration a. The pendulum will tilt. अब अगर आप देखें तो मान लीजिए ये ट्रक की बॉडी है
एंड ये इनिशियल डायरेक्शंस है और इस डायरेक्शंस में ये एक्सीलरेट कर रहा है ए डायरेक्शन से। तो अगर आप देखो तो ये थीटा एंगल से मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। अब अगर आप चैप्टर वीडियो को देखोगे तो चैप्टर वीडियो में हमने स्यूडो फोर्स वाले केसेस में इस तरह के क्वेश्चंस को इलेबोरेट किए हैं। तो आप जो भी स्टूडेंट्स चैप्टर वीडियो नहीं देखा है वो पहले चैप्टर वीडियो देखे फिर पेपर को सॉल्यूशंस करे तो वो कंफर्ट फील करेगा। अगर आप इस फ्रेम से देखने की कोशिश करोगे तो ये एक्सेलरेटिंग या नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम स्यूडो फोर्स लगा करके ही न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस डायरेक्शंस में एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे ma और इस डायरेक्शंस में mg है और यहाँ पर एक टेंशन T है और ये एंगल सपोज करिए थीटा है। तो T का इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट T साइन थीटा आ गया एंड इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट T कॉस थीटा आ गया। अब इस ऑब्जर्वर के लिए ये रेस्ट में है इसीलिए नेट फोर्स 0 होगा। तो आप T साइन थीटा को ma एंड T कॉस थीटा को mg लिख सकते हो। तो यहाँ पर टेन थीटा विल बी इक्वल टू a बाई जी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a अपॉन जी आ जाएगा। एंड ये राइट की तरफ मूव कर रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। तो टू द लेफ्ट एंड एंगल साइन गलत हो जाएगा। टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल इज टेन इनवर्स a बाई जी। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by three forces shown by the vector triangle this। इसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों सेम ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर आप ट्रायंगल लॉ को रिकॉल करो तो अगर आप ट्रायंगल लॉ को रिकॉल करें, अगर ये P है ये Q है एंड R है तो ये सेम ऑर्डर में है। तो इसका जो वेक्टर सम होगा उसका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी पर F नेट 0 हो जाएगा। इसका मतलब V आपका कांस्टेंट रहेगा। ये काफ़ी क्लियर है। हमने अगर आप ट्रायंगल लॉ को रिकॉल करो तो सम ऑफ द टू साइड्स इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। तो लेकिन यहाँ पर अगर तीनों सेम ऑर्डर में होगा तो पॉलीगॉन लॉ के बेसिस पर ट्रायंगल में भी या किसी भी साइडेड फिगर में भी ये लागू है कि अगर सेम ऑर्डर में होगा तो उसका सम 0 होगा। इसका मतलब वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स acquires an acceleration of 1 meter per second square, the mass of this body is। तो अगर देखेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशंस का वैल्यू हो गया F एंड बाय मास। आप F की मैग्नीट्यूड निकाल लो यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 36 प्लस 84 एंड प्लस 100 का अंडर रूट एंड डिवाइडेड बाय m। तो लेकिन आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 एंड ये कितना हो गया 64 ना, ये 64 हो गया, ये 64 हो गया। तो ये हो गया 200 का रूट हो गया डिवाइडेड बाय m। सो m विल बी इक्वल टू 10 रूट 2 kg। तो रूट 10 रूट 2 kg। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a player takes 0.1 second in catching a ball of mass 150 gram moving with velocity 20 meter per second. The force imparted by the ball on the hands of the player is। अब यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट लगाइए कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियली देखेंगे तो अगर बॉल की मास m हो तो इनिशियली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो linear momentum initial will be equal to mass multiplied by v, so that will be equal to 0.15 and multiplied by 20। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 100 कर लेते हैं
तो ये 5 एंड 3, तो इसका मतलब ये 3 kg मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की अगर मैग्नीट्यूड निकालें, सो दैट इज 3 kg मीटर पर सेकेंड। एंड फोर्स निकालने के लिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपन टाइम लिखेंगे। सो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज 3 एंड टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, तो दैट इज 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन फोर्स उस पर लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, द फोर्स on a rocket moving with velocity 300 meter per second is 210 newton. The rate of combustion of fuel of rocket is। अब अगर देखेंगे तो आजकल वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर फोर्स देखेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी एंड माइनस डी एम बाई डी टी लिखते हैं हम। ये फार्मूला को रिकॉल रख सकते हो। ये रेट ऑफ कंजम्पशन है। अगर डी ये रेट ऑफ कंजम्पशन है एम के जी पर सेकेंड मान लीजिए इस टाइप से, तो यहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन निकाल रहा है, तो माइनस डी एम बाई डी टी। माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि मास डिक्रीज कर रहा है एफ एंड वी आर। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो 210 न्यूटन है और रिलेटिव वेलोसिटी 300 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 0.7 kg पर सेकेंड आ जाएगा। तो पॉइंट ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a 10 Newton force is applied on a body produces an acceleration of 1 meter per second, the mass is। तो ये तो कुछ नहीं हुआ, force is equal to mass into accelerations, तो A will be equal to F अपन, नहीं हमें तो M निकालना है ना, चलो M, तो 1 equal to 10 and divided by M, so M will be equal to 10 kg, तो ये 10 kg आ गया। नेक्स्ट देखिए, if the force on a rocket moving with a velocity 300 meter per second is इतना, then the rate of combustion, ये फिर से वही आ गया, तो फोर्स इज इक्वल टू वी आर एंड माइनस डी एम अपॉन डी टी। सो माइनस डी एम बाई डी टी विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है 345 एंड डिवाइडेड बाय मास कितना है 300। तो 3 से कैंसिल कर लो, तो ये हो गया 115, तो 1.15 kg पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, physical independence of force is consequences of physical independence of force is consequences of। अब देखो ये कह रहा है अगर ये बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो दिस बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये बॉडी अभी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस पर नेट फोर्स 0 है। तो ये कह रहा है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। यानी कि बॉडी अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दैट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन टिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि इस टाइप के ये इक्विलिब्रियम में है। यानी कि फर्स्ट लॉ में जो जिस ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर कर रहे हैं दैट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक shown in the figure. The mass of the block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on B। अब यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर अगर इस पर ये लगा रहा है N, तो इस पर भी N फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो अगर आप 2 kg का देखें तो इस डायरेक्शंस में एक लग रहा है 10 न्यूटन एंड नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शंस में, यहाँ पर 2g इस डायरेक्शंस में एंड नॉर्मल रिएक्शंस मान लीजिए n1 इस डायरेक्शंस में एंड एक्सेलरेशन इस डायरेक्शंस में है। तो इसके लिए
फिर से देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में जिस डायरेक्शन से बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, एंड एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होता है, उसमें बैलेंसिंग फोर्स होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 10 माइनस एन इक्वल टू 2a। अब अगर 3 kg का देखें तो यहाँ पर 3g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपका n2 है, और इस डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, तो n को आप डायरेक्टली 3a लिख सकते हो, एंड दोनों को ऐड कर दें तो 10 इक्वल टू 5a, तो a का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, एंड a की वैल्यू अगर इसमें फिट कर दें तो n की वैल्यू 6 न्यूटन आ जाएगा। इसका मतलब फोर्स बाय a ऑन b इज द 6 न्यूटन, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, ए बैलून with mass m is descending down with an acceleration a, जहां पर a g से लेस है, इसका मतलब उसमें बॉइंट फोर्स लग रहा है। how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? अभी देखोगे तो फर्स्ट केसेज में सपोज करिए कि ये बैलून है और इस केसेज में एक बॉइंट फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एफ बी है, और इसकी एम जी, अभी पहले मास m है तो mg मास इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन a, ये a एक्सेलरेशन से डिसेंड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं, mg माइनस एफ बी बॉइंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लगा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड from it so that it starts moving up with an acceleration a। तो अगर मास बहुत कम निकला हो तो हम बॉइंट फोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी सपोज करिए कि हमने m डैश मास को बाहर कर लिया, तो अब जो मास बचा वो m माइनस एम डैश बचा, सो दिस g इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस, बॉइंट फोर्स को हम अपवर्ड डायरेक्शंस में ले रहे हैं। इसमें देखेंगे तो एम डैश मास को निकालने से बैलून के शेप में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बॉइंट फोर्स को सेम रखा है। अब ये कह रहा है कि इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि एफ बी, ये सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, माइनस एम डैश इंटू जी इजकल टू m माइनस एम डैश इंटू ए, एंड दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पर देखें तो एम जी माइनस एम जी एंड प्लस एम डैश जी इजकल टू एम ए एंड माइनस एम डैश ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो आपका ये कैंसिल हो गया, और एम डैश को इधर ले आए तो एम डैश कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा जी प्लस ए, सो दैट विल बी इक्वल टू एम ए। तो आपका जो एम डैश है दैट विल बी इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। तो ये हमारा इतना मास को निकालने से एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन से रिवर्स हो जाएगा, तो एम ए अपॉन जी प्लस ए, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए ब्लॉक ऑफ mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block is, फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक इज, तो यहाँ पर अगर देखें ए ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पर सपोज करिए कि दिस इज वेज, इसकी इंक्लाइनेशन थीटा है, एंड यहाँ पर ये m है। द होल सिस्टम इज एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली, मान लीजिए एक्सीलरेशन a है, तो the whole system is accelerated so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by wedge on the block. तो यहाँ पर अगर देखें तो mg इस डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शंस में mg cos थीटा हो जाएगी, ये थीटा है, और इस डायरेक्शंस में mg sin थीटा हो जाएगा।
एंड अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगा सकते हैं ma, तो आपका ये थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो इस ma का कंपोनेंट हो गया दैट इज ma cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया ma sin थीटा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शंस है। तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शंस है देयर वैल्यू इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड प्लस ma sin थीटा। अब यहाँ पर a को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। आप इस फोर्स को एंड इस फोर्स को इक्वल मानेंगे क्योंकि ये रेस्ट में है, उसके रिस्पेक्ट में ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आपका जो a है दैट विल बी इक्वल टू जी टेन थीटा। और ऐसा हम लोगों ने जो चैप्टर डिस्कशन सेशन है उसमें हमने इस तरह का क्वेश्चंस को ऑलरेडी इलेबोरेट किया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो दिस इज mg cos थीटा एंड प्लस m sin थीटा, एंड a की जगह पर आप जी टेन थीटा लिख सकते हो, g एंड sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम mg कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो दैट विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा ऐसा आ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल टू mg बाय cos थीटा। एंड यहाँ पर अगर देखें तो आपके ऑप्शन में mg cos थीटा है वो mg अपॉन cos थीटा के फॉर्म में होगा। एंड और इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखिए, an object of mass 3 kg at rest if a force this acts 60 square I cap plus 40 j cap Newton is applied on the object, then the velocity of the object at t is equal to 3 seconds। पहले रेस्ट में है, फर्स्ट केसेस में ब्लॉक रेस्ट में है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो आप एक्सेलरेशंस को लिख सकते हैं f अपॉन m, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप एंड प्लस 4/3 t। ये फोर्स है, मास है, उसके बेसिस पर। और आपका इनिशियल वेलोसिटी ux 0 दिया हुआ है एंड uy 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक्सेलरेशंस इन x डायरेक्शंस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो इसको हम dvx अपॉन dt, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या 2t स्क्वायर dt लिख सकते हैं। इंटीग्रेट कर लें तो जीरो में वेलोसिटी जीरो है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड 3 सेकेंड्स के बाद देन द वेलोसिटी फाइंड करना है, तो vx लिख सकते हैं। तो vx का वैल्यू इज इक्वल टू 2t³ बाई 3 एंड 0 to 3, so that is 2/3 and multiplied by 3³, so that will be equal to 2 multiplied by 3 square, यानी कि that is 18 meter per second। Similarly ay is equal to 4/3t, तो ये dvy is equal to 4/3 and t dt। अब यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करें तो 0 to 3 seconds and 0 to vy, so here vy will be equal to 4/3 and t square by 2 and 0 to 3, so that is 2/3 and multiplied by 3 square, so that will be equal to 6 meter per seconds। तो आपका वेलोसिटी जो है क्या हो गया, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो 18 आई कैप एंड प्लस 6 जे कैप ऐसा वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पर देखोगे तो 18 आई प्लस 6 जे कैप आपको यहाँ पर मैच कर रहा है, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, A 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward accelerations of
20 meter per second, the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be. तो आपका जो एफ नेट होगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर एग्जॉस्ट स्पीड दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड इज, तो यहाँ पर एक अपथ्रस्ट लग रहा है इस डायरेक्शंस में, और इसकी mg को इस डायरेक्शंस में ले सकते हैं। तो जो एफ नेट है, एफ नेट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड माइनस mg। तो एफ नेट को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो अपथ्रस्ट जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड माइनस mg लिख सकते हैं। तो अपथ्रस्ट का वैल्यू m एंड a प्लस जी लिख सकते हैं, एंड इसको वी आर एंड माइनस डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू m एंड g प्लस a, मान लीजिए ऐसा लिख दिए। तो आपको अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड दे रहा है, तो माइनस डी एम बाई डी टी will be equal to m and g plus a and whole divided by vr. So m here is 5000 kg, so 5000, g is 10 and a is 20, तो ये 120 हो गया, एंड रिलेटिव वेलोसिटी 800 है। तो इससे हमने कैंसिल कर दिया, तो 4 2 and 3 5000 kg rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. To give an initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second. तो अब यहाँ पर अगर देखें, तो अगर यहाँ पर सपोज करिए इस डायरेक्शन में एग्जॉस्ट निकल रही है, यहाँ पर अपथ्रस्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है एंड mg इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड माइनस mg। तो आपका जो अपथ्रस्ट है दैट विल बी इक्वल टू f नेट एंड प्लस mg। तो f नेट को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं प्लस mg। यहाँ पर m अगर कॉमन ले लें तो ये a प्लस जी आ जाएगा, एंड इसको लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी एंड माइनस डी एम बाई डी टी। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि मास डिक्रीज कर रहा है, सो माइनस डी एम बाई डी टी विल बी इक्वल टू m and g plus a and whole divided by vr. So m here is 5000 multiplied by g plus a, तो ये 30 हो जाएगा एंड ये 800। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 4 एंड 15, तो ये हो गया 750 डिवाइडेड बाय 4, तो 187.5 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a satellite in a force free space sweeps stationary interplanetary dust at a rate dm by dt is equal to alpha v. The acceleration of the accelerations, तो आप अगर देखेंगे तो आप ये लगा सकते हो कि अपथ्रस्ट विल बी इक्वल टू वी आर एंड डी एम बाई डी टी। तो डी एम एंड निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जिधर डस्ट आ रही है उसके अपोजिट। तो इस केसेस में वी आर को वी ले लेते हैं, तो दिस इज माइनस वी एंड डी एम बाई डी टी इज अल्फा वी, तो ये आपका माइनस अल्फा वी स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशंस की वैल्यू एफ थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एम, यानी कि माइनस अल्फा वी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय एम आ सकता है। तो
माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाय एम आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a 600 kg rocket is set for a vertical firing if the exhaust speed is 1000 meter. The mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. To overcome the weight of the rocket. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहले की तरह आप थ्रस्ट को वी आर एंड माइनस डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं। तो जस्ट ओवरकम करना है, तो माइनस डी एम बाई डी टी will be equal to of thrust divided by relative velocity, so that will be equal to mg divided by vr। और यहाँ पर mg की वैल्यू देखें तो that is 6 multiplied by 10 and divided by 1000, so that will be equal to 6 kg per seconds। तो यहाँ पर ये मेरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का नीट के पेपर का फर्स्ट पार्ट ओवरकम हो रहा है। एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस पेपर का जो मेन मकसद है कि आप एग्जामिनेशंस हॉल में पेपर को विथ एक्यूरेसी कैसे सॉल्व करते हैं, फास्टली कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज द मेन मकसद ऑफ दिस सेशंस। एंड मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इसी चैप्टर के वीडियो सेशन को ज़रूर देखिए, जो चैप्टर वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, तब आप इस पेपर डिस्कशन को सॉल्व करने में काफ़ी कंफर्ट फील करेंगे।